योगिनी। ये है इसरो का 2006 का पार्ट 3। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं आपको कुछ अच्छी चीज बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर इज। देखिए यहाँ पे आपको एक सीरीज रेजिस्टेंस दिया है 1K का, यहाँ पे आपको सोर्स इनपुट वोल्टेज दिया है 13 वोल्ट का यहाँ पे आपको दो जिनर डायोड्स लगाई हैं 6.3 वोल्ट का। ठीक है, अब आप इसमें देखिए सिर्फ आउटपुट वोल्टेज पूछा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिनर डायोड जो होता है इट टेंड्स टू अकर इन बोथ कंडीशंस। ये फॉरवर्ड बायस में भी एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में भी ऑपरेट करता है। ठीक है, जिनर डायोड में एक ब्रेकडाउन रीजन होता है। ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है? जिसमें कि अ लार्ज रिवर्स करंट फ्लोज, देयर अकर्स अ रैपिड फ्लो इन द इलेक्ट्रिक करंट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। ये रिवर्स बायस कंडीशन में लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ठीक है, जिनर ब्रेकडाउन में और क्या होता है? अगर मैं आपको जिनर ब्रेकडाउन का मतलब बताऊं तो जिनर ब्रेकडाउन मतलब देयर अकर्स द टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भेदे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से क्या होता है? देयर अकर्स द लार्ज नंबर ऑफ फ्री माइनॉरिटी कैरियर्स टू अकर। फ्री माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। जब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना ये एनर्जी बैंड डायग्राम, E वर्सेस K का पढ़ा होगा ना। यहाँ वैलेंस बैंड होता है, यहाँ कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से भी हीट एनर्जी दे रहे हैं या कोई भी थर्मल एक्साइटेशन कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, तो टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। आपने टनल डायोड पढ़ा है ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा जरा सा भी कोई कोना खाली होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स टनल करने लगते हैं। तो यानी कि जिनर ब्रेकडाउन इज मेनली बेस्ड ऑन द टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड व्हिच कॉजेज द हाई नंबर ऑफ फ्री माइनॉरिटी कैरियर्स टू अकर, जिसकी वजह से क्या होता है? रिवर्स करंट, जब ज्यादा से ज्यादा फ्री माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से एक रिवर्स करंट में राइज होगा, एक रिवर्स करंट फ्लो करेगी। ठीक है, और मेनली जो आपका ये जिनर ब्रेकडाउन होता है, मैं ये पॉइंट्स क्यों लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेनली जो जिनर ब्रेकडाउन होता है ये लो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है इन जिनर डायोड एंड दे हैव वेरी थिन डिप्लीशन रीजन। आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी बहुत ही थिन डिप्लीशन रीजन होते हैं। दे हैव अ वेरी थिन डिप्लीशन रीजन होता है। ठीक है, यानी कि अ स्मॉल, कहने का मतलब क्या है? अ स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज विल रैपिडली कॉज अ हाई इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। अ स्मॉल increase in voltage causes a large reverse current to flow। ठीक है, यही होता है ना इसमें। अब मेनली क्या होता है? इसकी जो रेटिंग होती है, जब Vz ग्रेटर देन 5 वोल्ट होता है तो जिनर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तब जिनर ब्रेकडाउन होता है। कब होता है? जब Vz ग्रेटर देन 5 वोल्ट होगा। दूसरा, जब 5 वोल्ट लेस देन Vz लेस देन 8 वोल्ट होगा तो क्या होगा? एक रिवर्स वोल्टेज जिनर डायोड पे लगाई जाती है। एक रिवर्स वोल्टेज जो होता है इट इज फेड अक्रॉस अ जिनर डायोड, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होती है। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स टू डेवलप अक्रॉस अ नैरो डिप्लीशन रीजन। ठीक है, एक पतली सी, क्योंकि एक नैरो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाती है तो इस नैरो डिप्लीशन रीजन के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जब Vz एक रिवर्स वोल्टेज हम उसमें लगाते हैं जिनर डायोड के क्रॉस। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इस सर्किट को हम टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला हम ब्रेक करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब मैं सर्किट बनाती हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि ये वाला तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। देखिए मैं सर्किट थोड़ा सा अगर बनाऊं, मैं इस पॉइंट को, देखिए मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये पॉइंट अगर मैं A मान लूँ, ये पॉइंट में B मान लूँ और ये पॉइंट में C मान लूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो आपका ये Z1 डायोड है, जो Z1 है ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, Z2 जो होगा ये रिवर्स बायस होगा। ये होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू करंट फ्लो फॉर द इफ वी वांट दैट आवर करंट शुड फ्लो अक्रॉस दिस पाथ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी करंट इस पाथ में फ्लो करे तो हमारा Z1 फॉरवर्ड और Z2 रिवर्स बायस होना ही पड़ेगा। तो इस केस में जो आपका VAC है, जो आपका ये वोल्टेज होगा, ये VAC, ये VAC जो होगा इट शुड बी, अब ये कट इन वोल्टेज जितना होता है सिलिकॉन डायोड का 0.7 वोल्ट या 0.8 वोल्ट या 0.6 वोल्ट आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.6 वोल्ट ले रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो 0.6 वोल्ट होगा या आप इसको ले सकते हो 0.8 वोल्ट।
तो मैं 0.6 ले रही हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट जो आपका VCB होगा, जो आपका ये वोल्टेज होगा VCB, इसको तो आपको रिवर्स बायस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी माइनस है, ठीक है। तो जब ये आप इसको रिवर्स बायस करेंगे तो VCB कितना होगा, इट विल बी एटलीस्ट 6.3 वोल्ट, ये 6.3 वोल्ट हो जाएगा। एक तो आपका फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस में इट हैज टू बी 0.3 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, एंड एक आपका रिवर्स बायस होगा जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी, ठीक है। फ्रॉम A to B फॉर करंट कंडक्शन, ये किस लिए होगा, फ्रॉम A to B फॉर करंट कंडक्शन, ठीक है। अब इस केस में आप खुद ही देख लीजिए 13 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज कैसे डिवाइड होगी, 6.5 ऊपर जाएगी और 6.5 नीचे जाएगी, ऐसे ही होगा ना। जब ये ऊपर जाएगी तो जब यहाँ पे आपका जो वोल्टेज आएगा, कहने का मतलब ये है कि फिर अब ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का वोल्टेज होगा, आप ये कह सकते हैं जो हमें VAB निकालना होगा वो कितना होगा, VAB इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप निकालोगे ये वोल्टेज कितना हो गया 0.6, ठीक है, और ये वोल्टेज कितना हो गया 6.3, तो ये कितना हो जाएगा VAB 0.6 प्लस 6.3, तो ये 6.9 वोल्ट हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जब मैं सर्किट बनाऊंगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो 6.9 वोल्ट आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे तो पूरा ऐसे होगा, अगर मैं रबड़ लेके भी मिटा दूं इसे, ठीक है, ये तो पता ही है कि ये आपका जो है 6.5 वोल्ट है, ठीक है। ये पूरा जो है इस पॉइंट पे इट इज कंप्लीटली 6.5, क्योंकि 6.5 प्लस 6.5 कितना होता है 13 वोल्ट होता है, तो ये पूरा आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे ये एक रेफरेंस एक्सिस लेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगर ये 13 वोल्ट है, नहीं अभी एक्चुअली इसने क्या दिया है, इसने हम इसको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, अभी इसने एक रैंडम न्यूमेरिकल दिया है इसलिए मैं इसको उसमें नहीं बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि लेवल जो है, अगर ये लेवल 20 वोल्ट होता तब हम देखते, तो ये आपका 6.9 वोल्ट हो गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हम देखेंगे, नहीं इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज, तो इस केस में अभी हमें देखिए कोई इसमें वेवफॉर्म्स नहीं पूछी है, तो इसीलिए मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में कह रही हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ऐसे होगा पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की भी बात करूंगी, देखिए आंसर तो आपका 6.9 वोल्ट आएगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल की भी अगर मैं बात करूंगी तो इस केस में फिर अब क्या हो जाएगा, इस केस में अब आपकी जो डायोड होगी उसका कैसा प्रोसेस होगा, ये जो डायोड होगी अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लूं ब्लू, तो यहाँ पे ये पॉइंट C था, ये Z1 था, ये Z2 था, तो इस केस में अब आपका जो Z1 होगा ये रिवर्स बायस होगा, Z2 जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि अब हमें करंट कहाँ से फ्लो करानी है, फ्रॉम B to A। मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। तो इस केस में नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो हमें करंट यहाँ पे फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है, फिर अगेन ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तभी तो करंट जाएगी, क्योंकि करंट तो जिनर डायोड में दोनों केस में फ्लो करती है ना। तो इस केस में Z1 जब रिवर्स बायस में होगा तो ये ब्रेकडाउन कंडीशन के लिए, जिनर की ब्रेकडाउन कंडीशन के लिए जो हमारा VAC होगा वो कितना होना चाहिए, VAC जो होगा ये तो -6.3 वोल्ट होगा, ठीक है। और जो हमारा VCB होगा, VCB वो कितना होगा, या तो आप इसे -0.8 वोल्ट रखेंगे और -0.6 वोल्ट रखेंगे, तो आपका जो टोटल वोल्टेज आएगा VAB ये -6.9 वोल्ट है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये मैं आपको आगे के लिए बता रही हूँ, कभी कभी आ जाता है ना कि वेव फॉर्म्स क्या होंगी, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि इनपुट वोल्टेज 13 वोल्ट ही दिया है तो इसीलिए हम अभी इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी केवल एट रैंडम इसने आउटपुट पूछा है तो हम केवल आउटपुट ही बताएंगे, तो आंसर आपका C होगा, क्योंकि क्या है कि एक डायोड इसमें फॉरवर्ड बायस होगी, दूसरी इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल डायोड, ठीक है, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप हम इसमें 0.6 वोल्ट का ले रहे हैं, और दूसरी डायोड रिवर्स बायस होगी तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें 6.3 वोल्ट होगा, तो इसीलिए भी आपका ये ऑप्शन, ये आप रीजन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming that only the X and Y logic inputs are available and their complements bar X and bar Y are not available, what is the minimum number of 2 input NAND gates required to implement X XOR Y? पहली बात तो आप एक टेबल रट लीजिए NAND and NOR की,
ठीक है, जितना मैंने प्रैक्टिस करी थी मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। नॉट है, इसको याद कर लीजिएगा, एंड है, और क्या एक्सॉर है, एंड एक्सनॉर है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, नैंड में 1 1 होगा, एंड में 2 2 होगा, XOR में 3 3 होगा, और नहीं, और में 3 3 होगा, इसमें 4 4 होगा, इसमें 5 5 होगा। ये नैंड नॉर इसने बोला है ना, एक्स एंड वाई लॉजिक इनपुट से कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो 2 इनपुट नैंड गेट्स पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एक्स एक्स और वाई। हमसे एक्स एक्स और वाई पूछा जा रहा है, तो कितने नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स बनेंगे? 4 बनेंगे। एक लॉजिकल आंसर है, ये आप देखिएगा, ये उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन नेटवर्क ऑफ एंड, देखिए हमें क्या पूछा है इसने, फंक्शन पूछ रहा है। देखिए ये एंड गेट है, ये एंड गेट है ना, एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? x नॉट x1। ये और गेट है, और गेट का आउटपुट क्या आएगा? x नॉट x1 प्लस x2। देखो मैंने पहले सॉल्व भी किया है। उसके बाद ये एंड गेट है, अगेन x नॉट x1 प्लस x2 ऑफ होल इंटू x3 हो जाएगा। फिर ये यहाँ से इनपुट में जा रहा है, तो ये पूरा आप लिखिए x नॉट x1 प्लस x2 डॉट x3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये उसके बाद ये हो जाएगा, ये अगेन ये भी एंड गेट है, और फिर ये आपका जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा इसके साथ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सब तो फॉलो ही नहीं कर रहा ना। आप देखो ये पहले एंड गेट था, फिर उसके बाद इसने क्या किया, एंड के बाद क्या हो रहा है, ये और हो रहा है, फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह से हो रहा है, तो ये इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पल्स ट्रेन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज इज काउंटेड यूजिंग अ मॉड्यूलो 1024 रिपल काउंटर बिल्ड विद जेके फ्लिप फ्लॉप्स। आपको रिपल काउंटर दिया है और जेके फ्लिप फ्लॉप्स दिया है। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द काउंटर द मैक्सिमम परमिसिबल प्रोपिगेशन डिले पर फ्लिप फ्लॉप स्टेज इज। देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम परमिसिबल प्रोपिगेशन डिले। पहले तो आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो होता है 1/n ऑफ टीपीडी। टीपीडी होता है प्रोपेगेशन डिले, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/n ऑफ एफ मैक्सिमम। ठीक है, जब आप ये निकालेंगे तो बताइए 1024 रिपल काउंटर है ना, तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि एक मिनट, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द काउंटर फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, 1 मेगाहर्ट्ज। तो 1 मेगाहर्ट्ज को 10 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, ये आपको 1 मेगाहर्ट्ज दिया है। एंड 1024 रिपल काउंटर में ये कितना आएगा आपका, 2 टू दी पावर 10 होता है ना ये, तो n तो शुड बी 10, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 टू दी पावर 8 कितना होता है, 5 1 12, और 9 10, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। नहीं नहीं, ये जो आएगा आपका रिपल काउंटर, ये करीबन इसने बोला ना विद फ्रीक्वेंसी, हाँ इसमें जो n है मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले पर, n आपका नियर अबाउट 10 होगा, इट शुड बी 10, क्योंकि 1024 रिपल काउंटर दिया है ना। 1024 में आप निकालिए कितना होगा, अगर आप इसको निकालेंगे तो देखिए ना, 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 8 टू जा ये 16 इंटू 16 हो गया 256, और नहीं सॉरी 2 टू दी पावर 8, ये हो गया 2 टू दी पावर 8, ये 256 हो गया, और फिर ये 2 टू दी स्क्वायर हो गया। जरा निकालिए इसको, कितना आएगा, 256 इंटू 4 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 5 जा 20 21 22, हाँ 1024, तो ये 10 आएगा, एंड विल बी 10, तो इसका 1/10 टू दी पावर 7 हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा इट शुड बी 100 नैनो सेकेंड्स। ये कितना होगा, 10 की पावर -7, दैट मीन्स मैं इसको 100 नैनो सेकेंड्स नहीं लिख सकती हूँ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 100 नैनो सेकेंड्स, क्योंकि 100 इंटू 10 की पावर -9 इज 10 टू दी पावर 7 -7 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, the A to D converter used in a digital voltmeter could be successive approximation, flash converter, dual slope, the correct sequence in increasing order। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी पूछा जाता है। मैं आपको इसकी एक टेबल लिखवा देती हूँ, ये आप मेरी प्रीवियस मॉक टेस्ट सीरीज भी देखिएगा, मैंने आपको करवाया है। देखिए इसमें ये आपका है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लॉक्स हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे है कन्वर्जन टाइम, यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्जन टाइम। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये है काउंटर, ये है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, ये है फ्लैश, और ये है आपका ड्यूअल स्लोप कन्वर्टर। 4 बता रही हूँ मैं। अब आप देखिए नंबर ऑफ क्लॉक्स इसमें कितनी होंगी,
नंबर ऑफ क्लॉक्स होती हैं इसमें 2 to the power n-1, तो इसमें हो जाएगा 2 to the power n-1 इंटू टी क्लॉक, ये कन्वर्जन टाइम हो जाएगा। SAR सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में नंबर ऑफ क्लॉक्स n होता है, तो टी कन्वर्जन n टी क्लॉक हो जाएगा। फ्लैश में ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कन्वर्टर होता है, 1 होता है नंबर ऑफ क्लॉक, तो ये टी क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ड्यूअल स्लोप में 2 to the power n+1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power n+1 इंटू टी क्लॉक। ठीक है, अब आप देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कन्वर्जन टाइम किसका ज़्यादा होगा। अब आप देखिए पहली बात तो आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का कन्वर्जन टाइम कितना है, इसका है n टी क्लॉक। ठीक है, फिर उसके बाद है फ्लैश कन्वर्टर का टी क्लॉक। ओके, ड्यूअल स्लोप का कितना है, ड्यूअल स्लोप का है 2 to the power n+1, पावर में है ना ये, टी क्लॉक 2 to the power n+t क्लॉक। फिर करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर का कैसे निकालोगे, इसका जो राइट आंसर आना चाहिए, देखिए पहले तो ड्यूअल स्लोप आएगा 2 to the power n+1 टी क्लॉक, फिर उसके बाद आपका इसका ज़्यादा होगा, फिर आपका होगा सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप का कन्वर्जन टाइम ज़्यादा होगा, फिर फ्लैश टाइप का होगा। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा, फ्लैश का कन्वर्जन टाइम सबसे कम होता है। करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कन्वर्जन टाइम, यानी कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कन्वर्जन टाइम, हाँ, तो ये जो है ये आपका फ्लैश कन्वर्टर है, और फिर लेस देन सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप है, फिर आपका है ड्यूअल स्लोप, यानी कि ड्यूअल स्लोप कन्वर्टर का कन्वर्जन टाइम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें मेरे से गलती भी होती है और इसका मुझे लगता है आंसर सही से दिया भी नहीं है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन जानते हैं ना, स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट, द रिजोल्यूशन ऑफ ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज अप्रॉक्सीमेट। ये क्वेश्चन नेट में भी आता है, इसरो में भी आता है, गेट में भी आता है। ठीक है, आजकल आ रहा है ये बहुत। देखिए मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ कि n बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स जानते हैं ना, ये इन एडजेसेंट चेंज इन द स्टेप जो होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो होता है वो होता है 2 to the power n-1, और जो नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो होता है 2 to the power n। अब आप इसमें देखिए हमें रिजोल्यूशन निकालना है, रिजोल्यूशन कैसे निकलता है, एनालॉग वोल्टेज हो जाती है बाय नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा, ये होगा VA बाय 2 to the power n-1 इज इक्वल टू, आप देखिए रिजोल्यूशन कितना दिया है, 0.4% दिया है, 0.4% को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.4/100 लिख सकती हूँ। अब ये देखिए ये कह रहा है 0.4% ऑफ इट्स फुल स्केल रेंज, फुल स्केल रेंज मतलब VA होगा, तो ये वैल्यू VA हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जब ये और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 to the power n-1 इज इक्वल टू 4/1000, यही होगा। मैं इसको काट के 250 नहीं लिख सकती, ये हो जाएगा 2 to the power n-1 इज इक्वल टू 250, तो 2 to the power n इज इक्वल टू हाउ मच, देखिए ये जो है आपका, हाँ ये 251 हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये तो तब था जब आपको रिजोल्यूशन निकालना था, हमसे पूछा जा रहा है रिजोल्यूशन ऑफ ए डैक इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4%। इस केस में हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है जो परसेंटेज रिजोल्यूशन है वो होगा आपका स्टेप साइज बाय, ये हो जाएगा फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इनटू 100, यही होगा ना। अब आप देखिए इसमें ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.04, तो आपको रिजोल्यूशन दिया है, 1 स्टेप चेंज जो है फुल स्केल आउटपुट आपका 2 to the power n-1 हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी 2 to the power n-1 इज इक्वल टू 1/0.04, यहाँ पे 100 हो गया, ये 25 हो गया, 2 to the power n इज इक्वल टू 26 हो गया। अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें तो ये नियर अबाउट 2 to the power 4 नहीं हो जाएगा, 2 to the 4 2 जा 16, कहने का मतलब n इज इक्वल टू 4 अगर है तो ये कितने का बनाएगा, 16 बिट कन्वर्टर आना चाहिए कायदे से। ये आंसर ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इसका जो आंसर की में था वो ये दिखा रहा है जो कि डाउटफुल है, मुझे ये आंसर लग रहा है, ये वाला मुझे डाउटफुल है, तो ये आप एक बार चेक करिएगा। मैंने जो आपको 2 फॉर्मूलेज बताए हैं इसको याद रखिए, एक तो ये फॉर्मूला होता है अगर इस तरीके से दिया हो, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये तो आपने इस तरीके से निकाला,
एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, 256 है ना ये। अगर मैं देखिए, एक तो होता है परसेंटेज रिजोल्यूशन वाला फॉर्मूला, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो इस केस में ये जो 2 टू दी पावर 8 होता है वो कितना होता है, 2 to the power 8 is around 2 to the power 4 into 2 to the power 4, that means it is 16 into 16, that is it is 256। अगर मैं ये लगाती हूँ ये 2 to the power 8, तब ये 8 बिट कन्वर्टर नहीं होगा, n is equal to 8, हाँ हाँ तब ये n is equal to 8 बिट कन्वर्टर आएगा, इसलिए ये आंसर राइट है। कंफ्यूजन क्लियर हुई? एक्चुअली ये जो मैंने आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने काफ़ी सारा सर्च किया था, जब मैं काफ़ी टाइम मैंने काफ़ी लोगों से पूछ के कंसल्ट करके ये फॉर्मूलेज देखे थे। तो ये फॉर्मूला है एक तो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू वी ए बाई नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इसका मुझे लगता है यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ये इसी से निकलेगा और ये आंसर आएगा। तो ये जो आपका आ रहा है यही आंसर होगा। ये दूसरा वाला है, ये दूसरा फॉर्मूला ले लीजिए, इसका यूज कहीं और होगा, कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो बताऊंगी, इसीलिए ये वाला ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a microprocessor the register which holds the address of the next instruction to be fetched is, ये तो पता है, ये प्रोग्राम काउंटर, it always holds the address of the next instruction to be fetched, next instruction के एड्रेस में जो डेटा होता है उसको फेच करता है ना ये प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रो कंप्यूटर वेट स्टेट्स आर यूज टू, ये तो मैंने आपको सीओ में भी करवाया था, स्लो टू इंटरफेस स्लो पेरिफेरल्स टू दी प्रोसेसर, ये दोनों क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते हैं, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग बोलते हो ना कि एक ही वीडियो बना दो इसकी पूरा, देखिए 80 to 85 क्वेश्चंस होते हैं इसके, 80 क्वेश्चंस को अगर मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगी, मान लीजिए 45 मिनट्स भी लगते हैं, तो मैं इतने डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, मैं इतना डिटेल में नो डिटेल एक्सप्लेनेशंस, इतना डिटेल में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत लगेगा और आप भी बोर हो जाओगे कि एक एक क्वेश्चन को, अगर एक एक क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल में समझाऊंगी तो मुझे उसके लिए कम क्वेश्चन चाहिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। और अगर मैं 1 घंटे का वाला वीडियो बनाती हूँ, 80 क्वेश्चन को मैं एक ही बार में करवाऊंगी तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगी, तो कोई मज़ा नहीं आएगा ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले रही हूँ। देखो मैं कितना टाइम लेती हूँ एक क्वेश्चन को समझाने में, थोड़ी सी इस मेहनत की कदर भी करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू, थैंक यू, क्या बोलते हैं इसको, इसको काट देती हूँ और मैं इसको बोलती हूँ गुड डे।